दोस्तों, एक बहू रात को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटकर मोबाइल में गंदी फिल्म देख रही थी। अब उस गंदी फिल्म को देखते देखते उसके अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती है। अब वो संबंध बनाने के लिए बेचैन हो जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। वो सीधे उस कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। ससुर के कमरे में जाकर वो अपने ससुर के ही साथ संबंध बनाने लगती है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस कहानी में कि आखिर बहू अपने ससुर के साथ ऐसा क्यों करती है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के रतलाम की। वहीं का रहने वाला एक आदमी जिनका नाम होता है संदीप कुमार ठाकुर। संदीप कुमार ठाकुर जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस होता है और इस इलाके में वो बहुत ही अमीर आदमी होते हैं, बहुत ही रईस आदमी होते हैं। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। उनके परिवार में उनकी बीवी के अलावा उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है विजय कुमार ठाकुर। संदीप कुमार की जो बीवी होती है वो लगभग 5 साल पहले किसी हादसे में उनकी मौत हो चुकी होती है। उनकी मौत के बाद अब जो उनका बेटा था वो लगभग उस वक्त 18 साल का हो चुका था और वो पढ़ाई कर रहा था। अब जो संदीप कुमार थे वो अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि वो अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पाते थे और ना ही घर में ध्यान दे पाते थे। हालांकि पैसों की कमी नहीं थी, घर में नौकर चाकर भी थे, लेकिन घर में एक औरत का होना बहुत ही लाजमी होता, बहुत ही जरूरी होता, जो कि उनके घर में नहीं थी। बीवी के देहांत के बाद उनका घर वीरान हो गया था। अब धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरने लगा। दोस्तों, साल 2009 की बात है। संदीप कुमार अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, अब तो तुम शादी कर लो। तुम्हारी बीवी घर में आएगी तो वो घर को संभाल लेगी। अब जो विजय होता है वो शादी करने से इनकार कर देता है। वो कहता है, नहीं पापा, अभी मैं बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। इस तरह से अपने पापा की बात को वो टाल देता है। और उसके बाद विजय के लिए भी बहुत सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन विजय सभी लड़कियों की फोटो को देखता और इनकार कर देता। कहता कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है और मुझे लड़की भी पसंद नहीं है। अब इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है। दोनों बाप बेटा अपने कामों में बिजी रहने लगते हैं। जो विजय था यानी संदीप कुमार का बेटा, उसके ऑफिस में एक लड़की थी जो उसके ही ऑफिस का अकाउंटेंट का काम संभालती थी। उस लड़की का नाम था अंकिता मिश्रा। दोस्तों, जो अंकिता मिश्रा थी वो विजय की प्रेमिका थी, यानी कि विजय उस लड़की से प्यार करता था और आए दिन विजय उस लड़की को लेकर होटलों में जाता, बाहर पार्क में जाता, बड़े बड़े शहरों में चला जाता उसको लेकर घूमने के लिए। दोनों एक दूसरे के साथ कई सालों से डेट कर रहे थे। अब इसी तरह दोनों एक दिन जाते हैं बाहर घूमने के लिए। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो बाहर उन दोनों को, जो संदीप कुमार होते हैं, उन्हीं का मैनेजर उन दोनों को साथ में देख लेता है कि एक दूसरे के साथ दोनों घूम रहे हैं। अब जो उनका मैनेजर होता है संदीप कुमार, वो संदीप कुमार के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब, मैंने आपके बेटे यानी कि छोटे मालिक विजय को देखा है। उनके ही ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसी के साथ घूमते हुए। हो ना हो बात कुछ और ही है, आप छोटे साहब को थोड़ा समझाइए। अब उसी दिन शाम का वक्त होता है, रात हो जाती है। विजय अपने घर आता है। अब जब घर आता है उसका पिता बाहर बार में ही बैठा होता है, हॉल रूम में। अब जैसे ही विजय अंदर आता है उसके पिता उससे पूछने लगता है कि विजय, तुम कहाँ गए थे? तो विजय कहता है कि मैं बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा बाहर गया था। तो उसके पिता फिर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो लड़की कौन है, जिसका नाम अंकिता है, उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? जो विजय होता है ये सुनकर एकदम से घबरा जाता और उसका पूरा बदन कांपने लगता है, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत डरा करता था। अब विजय एकदम घबरा जाता है और कहता है कि पापा, आप कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं?
तो उसका पापा हंसने लगता है, संदीप कुमार, और कहता है कि तुम ज्यादा मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं सब जान चुका हूं। बताओ वो लड़की कौन है। दोस्तों उसके बाद जो विजय कुमार होता है वो कहता है कि पापा वो लड़की मेरे ही ऑफिस में काम करती है, वो अकाउंटेंट का सारा काम वही संभालती है, उसका नाम अंकिता है और मैं उससे कई सालों से प्यार कर रहा हूं और जब मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। फिर विजय के पापा कहते हैं कि यही बात तुम मुझे अगर पहले बता देते तो बहुत अच्छा होता, अब तक तुम्हारी शादी हो भी गई होती। उस लड़की के घर का एड्रेस दो, मैं कल ही उसके पिता से तुम दोनों की शादी की बात करने के लिए जाता हूं। विजय बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को अंकिता के घर का एड्रेस दे देता है। अब विजय के पिता जाते हैं लड़की के घर, उसके माँ बाप से बात करते हैं। उसके बाद अंकिता के माता पिता भी विजय के घर आते हैं, हर चीज देखते हैं। बात वगैरह करने के बाद वहीं पर शादी की तारीख तय कर दी जाती है और 10 सितंबर 2009 को धूमधाम से विजय बारात लेकर जाता है और आरती के घर वहां उन दोनों की शादी सारे रस्म और रिवाज के साथ हो जाती है। दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अब अंकिता विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन वो केवल हाउस वाइफ की तरह वहां पर नहीं थी, वो घर के साथ अपने ऑफिस का काम भी संभाला करती थी। अपने पति के साथ मिलकर उस बिजनेस को वो और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। दोस्तों अब इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है। अंकिता के आने से उस घर का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है। अब इसी तरह एक दिन जो विजय होता है, बिजनेस के सिलसिले से वो मध्य प्रदेश से बाहर जाता है, नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में चला जाता है। लेकिन रास्ते में ही उसके साथ हादसा होता है कि उस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। एक ट्रक से उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। जब इस बात की खबर अंकिता को पता चलती है तो वो पूरी तरह से पागल हो जाती है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है, वो सदमे में चली जाती है। अब पति के मौत के लगभग 2-3 महीने गुजर चुके होते हैं। अब पति की मौत के बाद जो अंकिता के ससुर होते हैं वो अंकिता को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करते थे, अपनी बेटी की तरह उसको मानते थे। अंकिता की हर छोटी छोटी खुशियों का वो बहुत ख्याल रखते थे, उसकी हर छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करते थे। अंकिता का जो ससुर होता है वो कहता है अंकिता से कि अंकिता अभी तो तुम जवान हो, एक लंबी उम्र तुम्हें बितानी है, मैं चाहता हूं कि तुम दूसरी शादी कर लो और अपना घर बसा लो और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है इसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें जरूर दूंगा, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बेटा तुम दूसरी शादी कर लो। दोस्तों उस वक्त अंकिता कहती कि नहीं पापा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। विजय की जितनी भी यादें हैं मेरे पास, उसके जरिए मैं पूरी जिंदगी गुजार लूंगी, मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर अंकिता के ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू को गले से लगा लेते हैं। अब अंकिता होती है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता। अब ये विधवा का रूप तो धारण कर लेती है, पति तो मर चुका होता है, लेकिन वो अपना अलग गेम खेलना शुरू कर देती है। अब कुछ दिन बीतने के बाद अंकिता जो होती है उस पर घर में छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने ससुर के इर्द गिर्द घूमने लगती है, वो अंग प्रदर्शन करने लगती है, अपने ससुर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। अब कभी अंकिता बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती तो ससुर से तौलिया मांगती और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इधर उधर अपने ससुर के सामने घूमती थी। अंकिता को ऊपर वाले ने बदन भी खूबसूरत दिया था, जिसे दिखाकर वो अपने ससुर को उकसाना चाहती थी। उसने अपने ससुर के सामने इतने छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए जिनमें से उसका जवान बदन कुछ ऐसे दिखाई देता कि कोई भी उसे देखकर उसे अपनी बाहों में भर ले और उसके बदन का भरपूर मजा ले। अब ये सब रवैया देखकर जो अंकिता के ससुर होते हैं संदीप कुमार जी, उनको बड़ा अजीब लगता कि मेरी बहू को हो क्या गया है, आखिर ये चाहती क्या है, इसके दिल में क्या है जो इस तरह की हरकतें कर रही है। लेकिन दोस्तों अंकिता के जो ससुर होते हैं उनका नेचर अच्छा होता है, उनकी नीयत में खोट नहीं होती है।
वो अंकिता को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। इसलिए अंकिता के साथ वो कभी गलत नहीं करते हैं, ना ही ऐसा कुछ सोचते हैं। अब इसी तरह एक दिन दोपहर का वक्त होता है। अंकिता बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और वो जानबूझकर ना कोई कपड़ा लेकर जाती है और ना ही तौलिया लेकर जाती है। अब वो जो नहा लेती है तो अंदर से उसने अपने ससुर को आवाज देती है और कहती है कि पापा जी, थोड़ा तौलिया दे दीजिए, मैं लाना भूल गई। अब जो ससुर होते हैं तौलिया लेकर जाते हैं, वहां दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाते हैं, अंकिता दरवाजा खोलती है। वो पूरी नग्न अवस्था में होती है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। अब वो अपने ससुर को अंदर खींच लेती है, जबरदस्ती उनके हाथ अपने निजी अंगों पर लगवाती है, उन्हें चूमने की कोशिश करती है। लेकिन जो उसके ससुर होते हैं उसके झांसे में नहीं आते हैं। वो जो ससुर होते हैं वो उसी वक्त अंकिता को धमकाते हैं और उस बाथरूम से वो बाहर निकल जाते हैं। अब उस वक्त भी अंकिता की दाल वहां पर नहीं गलती है। उसका जो ससुर होता है वो बाहर चला जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसकी बहू ऐसा क्यों कर रही है। अब उस बार तो अंकिता फेल हो जाती है। अब उसी दिन रात का वक्त होता है। अंकिता खाना बनाती है और अपने ससुर का जब वो खाना निकालती है तो उसमें वो एक शक्तिवर्धक गोली मिला देती है और खाना खाने के लिए अपने ससुर को दे देती है। दोस्तों, उस खाने को खाने के बाद अंकिता के ससुर जो होते हैं वो अजीब तरह की हरकतें करने लगते हैं, मानो कि वो जिस तरह से एक भूखा भेड़िया बन गए हैं। जाहिर सी बात है कि आपको ऐसी दवा खिलाई जाए तो उत्तेजित होना लाजमी है। अब वो अपनी बहू के कमरे में चले जाते हैं। बहू बिस्तर में अर्धनग्न अवस्था में लेटी हुई होती है। संदीप उसके नंगे बदन को सहलाने लगते हैं। उधर जवान बहू रानी ने जब इतने दिनों के बाद आदमी के जिस्म को का स्पर्श किया तो उसके तन मदन में भी एक आग सी मच गई और वो एकदम भूल गई कि संदीप उसका पति नहीं बल्कि ससुर था। वो तो चाहती ही थी कि संदीप उसके साथ संबंध बनाए। संदीप ने अंकिता को अपनी बाहों में भर लिया और फिर वो उसे बिस्तर से उठाकर ड्राइंग रूम में ले गया। अब संदीप सोफे पर बैठ गया और अंकिता उसकी गोद में। जब अपने ससुर के औजार की चुभन अंकिता को अपने निजी अंगों पर होने लगी तो अंकिता भी रोमांचित हो उठी और वैसे भी वो यही सब कुछ करना चाहती थी। तभी अंकिता ने झट से संदीप की पैंट की जिप खोल दी और बाबूजी की अंडरवियर नीचे सरकाते हुए उसके गुप्तांगों को अपने हाथों में ले लिया। फिर संदीप ने भी अपना हाथ अंकिता के कमीज के गले में डालकर अंकिता के उभारों को भींच लिया। तभी जल्दी जल्दी दोनों प्यासे जिस्म नंगे होने को बेकरार हो रहे थे और बहू रानी ससुर की पैंट नीचे सरका दी। फिर संदीप ने पूछा, बेटी क्या घर में विस्की है? मैं अपना मन मजबूत करने के लिए 2 घूंट पी लूं तो बहुत अच्छा होगा। अंकिता मुस्कुराती हुई उठी और दूसरे रूम में चली गई। फिर 10 मिनट के बाद जब वो लौटी तो केवल काली पैंटी और ब्रा में थी और संदीप पूरी तरह से नंगा था और वासना भरी नजर से अंकिता को घूर रहा था। अंकिता के हाथ में ट्रे थी जिसमें शराब की बोतल रखी हुई थी, जो उसने टेबल पर रखी और संदीप के लिए पैक बनाने लगी। बेटी, तुम भी तो एक पैक पी लो, अपने लिए भी पैक बनाओ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो तुरंत लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली कहानियां और भी अधिक मजा देने वाली हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तभी अंकिता पहले झिझकी लेकिन फिर दूसरे ग्लास में शराब डालने लगी और जब पैक बन गए तो संदीप ने बहू रानी को गोद में बैठा लिया और अपने हाथ से पिलाने लगा। फिर वो कहने लगी कि बाबूजी, जब मैं पी लेती हूं तो मेरी वासना बहुत बढ़ जाती है और मैं अपने होश में नहीं रहती। तभी संदीप मुस्कुराकर बोला कि बेटी, आज होश में रहने की जरूरत भी नहीं है। तभी ग्लास खत्म हुआ तो संदीप मस्ती में भर गया और तभी अंकिता कहने लगी कि बाबूजी, मुझे बिस्तर पर ले चलो। तभी कामुक ससुर ने अपनी नग्न बहू रानी के जिस्म को अपनी बाहों में उठाया और बेटे के बिस्तर पर ले गया। बहू रानी का नंगा जिस्म बिस्तर पर फैला हुआ देखकर संदीप नंगा हो गया और बहू रानी पूरी तरह से होश खो चुकी थी। अधहोश होकर उसने अपने ससुर के साथ पूरा मजा लिया। दोस्तों, इस तरह संदीप अपनी ही बहू के साथ वो संबंध बनाने लगता है
इस बार अंकिता का जो मिशन होता है वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि अंकिता यही चाह रही थी कि उसका ससुर उसके साथ संबंध बनाए, और ऐसा हो भी जाता है। और जब एक बार उन दोनों के बीच बन जाते हैं ये संबंध, तो फिर ये सिलसिला रोजाना शुरू हो जाता है। अब इसी तरह ये सिलसिला शुरू हुआ और अंकिता कई रात ऐसा करती कि अपने बिस्तर में लेटकर वो गंदी गंदी फिल्में देखती, गंदे गंदे वीडियोस देखती, और उस वीडियो को देखकर उसके अंदर एकदम वासना जाग जाती है। अब वो अपने कमरे से निकलकर चली जाती है अपने ससुर के कमरे में। ससुर के कमरे में जाकर फिर वो ससुर को भी वैसे ही वीडियो दिखाकर उसे गर्म करके उसके साथ संबंध बनाती है और अपने आप को वो ठंडा करती है। अब इसी तरह से ससुर और बहू के बीच में यह खेल शुरू हो गया, और यह खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब एक दिन फिर से जो अंकिता होती है रात को खाना बनाती है, उसी खाने में वो गोलियां मिलाती है, लेकिन उस दिन वो जो शक्तिवर्धक गोली थी उसकी मात्रा ज्यादा उसमें मिला देती है और अपने ससुर को दे देती है खाना खाने के लिए। ये पता ही नहीं होता कि पहली बार जब उसकी बहू ने उसमें शक्तिवर्धक गोली मिलाई थी, उसी को खाने की वजह से उसके अंदर ये सब हो गया था। अब बार बार जब वो ऐसा करती है, ससुर को भी इसकी आदत लग जाती है। एक रात अंकिता ज्यादा मात्रा में शक्तिवर्धक गोली मिलाकर अपने ससुर को देती है, ताकि उसका ससुर सारी रात अंकिता के साथ लगा ही रहे, अंकिता के जिस्म की जो आग है उसे सारी रात बुझाए। अब ससुर खा लेता है, उसको पता ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों, उसके खाने के बाद ही ससुर की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो वासना की आग के लिए इतना तड़प उठते हैं कि खुद ही बहू के कमरे में चले जाते हैं। बहू के बदन से सारे कपड़े उतार कर उसके साथ, उसके शरीर के साथ वो खेलने लगते हैं, उसके साथ वो संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन संबंध बनाने के दरमियान ही जो संदीप कुमार होते हैं, अंकिता के ससुर, उनका दम फूलने लगता है। दम फूलने की वजह से ठीक 10-15 मिनट के बाद ही उनकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही ससुर की मौत हो जाती है, अब अंकिता तो पूरी तरह से खुश हो जाती है। वो जो चाहती थी वो उसको मिलने वाला था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की लालची थी और वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती थी पति के मरने के बाद। बस इसीलिए वो ससुर के साथ इस तरह का खेल खेलती है और दूसरी शादी भी नहीं करती। अब धीरे धीरे सुबह का वक्त होता है, लगभग सुबह के 5 बज जाते हैं। अब अंकिता अपना नाटक करना शुरू कर देती है, घर में रोना पीटना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर गांव के सभी लोग जाग जाते हैं और उसके घर में जमा हो जाते हैं। बहुत भीड़ लग जाती है। अब अंकिता के मायके वाले भी वहां आ जाते हैं। अब उसी में से एक आदमी पुलिस को कॉल कर देता है, क्योंकि जो संदीप कुमार जी थे उस गांव के बहुत ही रईस आदमी थे और सबको शक होने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से इनकी मौत हो जाए, क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब नहीं हुई थी। अब वहां पर पुलिस की टीम आ जाती है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम कराना होगा। मुझे शक है कि इनके साथ जरूर किसी ने कोई गलत काम किया है। अब संदीप कुमार जी की डेड बॉडी को पुलिस वाले ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट बन के आती है उसे देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होता है कि शक्तिवर्धक गोली ज्यादा लेने की वजह से उनका दम फूलने लगा और उसी वजह से उनकी मौत हो गई। जब ये रिपोर्ट आती है पुलिस वालों को, उनको बहू के ऊपर पूरा शक होने लगता है। अब पुलिस वाले अंकिता को पूछताछ के लिए अरेस्ट करके लेकर आते हैं पुलिस थाने। जब अंकिता से पूछते हैं कि बताओ पूरी हकीकत क्या है, तो जो अंकिता होती है पुलिस वालों को देखकर पहले से ही डरी हुई होती है। अंकिता पूरी सच्चाई सच बता देती है, अपना जुर्म वो कबूल कर लेती है और उस वक्त ये भी बताती है कि मैंने अपने पति का भी एक्सीडेंट करवाया था। वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि मैंने जानबूझकर अपने पति का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि उन दोनों के मरने के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूं। दोस्तों, अंकिता का ये सब बयान सुनने के बाद पुलिस वाले अंकिता को अरेस्ट कर लेते हैं और सलाखों के पीछे भेज देते हैं।
तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें। जल्द हाजिर होता हूं एक नई और सच्ची कहानी को लेकर। तब तक आप सभी अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। जिंदगी जिंदाबाद।